हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसआरएफ सत्यमार्ग फाउंडेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग क्लास 10 के लाइफ प्रोसेस चैप्टर में हम लोग पहुंच चुके हैं, जिसमें चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस में हम लोग रेस्पिरेशन टॉपिक है उसको हम लोगों ने पिछले क्लास में कवर किया। तो रेस्पिरेशन में हम लोगों ने देखा कि ग्लूकोज की बर्निंग होती है और उससे एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी डायरेक्ट तुरंत उसको हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, उस एनर्जी को स्टोर कर लिया जाता है। ठीक है, तो वो एनर्जी कहाँ स्टोर होती है, किस फॉर्म में स्टोर होती है? तो एनर्जी स्टोर होती है एटीपी के फॉर्म में। यानी कि जो ये एटीपी है, एटीपी को हम लोग एनर्जी करेंसी के फॉर्म में जानते हैं। ठीक है, अब ये करेंसी वाला कॉन्सेप्ट क्या है कि सपोज दैट कि ये इस तरीके से एक सिक्का है, ये दूसरा सिक्का है, ये तीसरा सिक्का है, इस तरीके से ढेर सारे सिक्के लगे हुए हैं। ठीक है, इसको एनर्जी करेंसी हम कह देंगे, जो इस तरीके से एक जगह पे इकट्ठे हैं। मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपए हैं। ठीक है, सपोज दैट कि आपके पास 100 रुपीज़ हैं, और वो जो 100 रुपीज़ हैं आपको जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, जैसे 10 रुपए की ज़रूरत पड़ी तो आप 10 रुपए खर्च कर देते हैं, 20 रुपए की ज़रूरत पड़ी तो 20 रुपए खर्च कर देते हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना कि 10 रुपए के लिए आप 100 रुपए खर्च कर देते हैं। ठीक उसी तरीके से हमारी बॉडी में जितनी भी एनर्जी बनती है वो सारी एनर्जी को हम लोग स्टोर करके एक जगह पे रख देते हैं, और फिर जैसी ज़रूरत होती है, जहाँ पे हमें 10 की ज़रूरत पड़ी वहाँ पे 10 एटीपी पहुँच जाता है, जहाँ पे 20 की ज़रूरत पड़ी वहाँ पे 20 एटीपी पहुँच जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि एटीपी बहुत सारा जो है वो एनर्जी को स्टोर करके रखे रहता है, और जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ती है, जहाँ कहीं भी जिस भी प्रोसेस में एनर्जी की ज़रूरत होती है, वो एनर्जी एटीपी के थ्रू वहाँ पे पहुँच जाता है। ठीक है, अब हमारे सेल में बहुत सारे काम होते हैं, जैसे सेलुलर रेस्पिरेशन का ही एक काम हो गया। दूसरे नंबर पे सेल जो मसल्स हैं हमारी बॉडी में उसके कॉन्ट्रैक्शन का काम हो गया। इस तरीके से जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं सब में एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो वो सब एनर्जी कहाँ से आती है? इसी एटीपी, एक झोला भर के, एक बैग भर करके एटीपी इस तरीके से रखा हुआ है, जितनी ज़रूरत पड़ती है उतना उसको लेते जाते हैं, और सेल जो है एनर्जी को बना के एटीपी के फॉर्म में उस बैग में डालते जाते हैं। ठीक है, बस यही प्रोसेस है एटीपी का। तो एटीपी एक मीडियम है, एटीपी एक मीडियम है एनर्जी को एक्सचेंज करने का। तो यहाँ पे एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट यही फास्फेट ग्रुप होता है। एटीपी, एडिनोसिन ट्राई फास्फेट इसका फुल फॉर्म है। तो ट्राई का मतलब 3 फास्फेट। ठीक है, पहले ये 2 फास्फेट वाला होता है जिसको एडीपी कहते हैं, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? एडिनोसिन डाईफास्फेट, एडिनोसिन डाईफास्फेट। एडिनोसिन डाईफास्फेट में एक फास्फेट जब जुड़ता है, ये इनऑर्गेनिक होती है, इनऑर्गेनिक फास्फेट है। तो इनऑर्गेनिक फास्फेट जब एडीपी में जुड़ता है और जो एनर्जी आई हुई होती है वो इनको जोड़ने का काम करता है। इसके पहले भी बात हुई थी कि जो बॉन्डिंग बनती है उसमें एनर्जी स्टोर होता है। तो यहाँ पे फास्फेट और एडीपी के बीच में यहाँ पे एक बॉन्डिंग बन जाती है और एनर्जी यहाँ पे स्टोर हो जाता है। देखिए यहाँ पे ये बॉन्डिंग बनी है, एडीपी और फास्फेट के बीच में बॉन्डिंग बनी, और इसी को हम लोग एटीपी का नाम देते हैं, एडिनोसिन ट्राईफास्फेट का नाम देते हैं। ठीक है, तो 1 मोल अगर एटीपी हम यूज करते हैं, 1 मोल का मतलब क्या हुआ? 6.02223 इंटू 10⁻23 समथिंग इस तरीके से। अगर इतने मॉलिक्यूल्स एटीपी हम यूज करते हैं तो यहाँ पे हमें 35 किलो जूल एनर्जी मिलती है। यानी कि पर मोल एटीपी को यूज करने पर 35 किलो जूल एनर्जी हमें मिलती है। एटीपी को हम लोग एनर्जी करेंसी के नाम पे जानते हैं, और जितनी भी सेलुलर प्रोसेसेस होती हैं उसमें एटीपी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, एनर्जी की ज़रूरत बेसिकली होती है, तो एटीपी जो है वो उसे ले करके जाता है। तो एटीपी एक मीडियम की तरह काम करता है, इसको हम लोग एनर्जी करेंसी के नाम से भी जानते हैं। पर मोल एटीपी 35 किलो जूल एनर्जी यूज करता है, मतलब वहाँ पे रिलीज करता है, और ये एनर्जी यूज की जाती है किन चीज़ों में यूज की जाती है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, यानी जो मसल्स हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन में एनर्जी लगती है। तो उस एनर्जी, वो एनर्जी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स में, प्रोटीन सिंथेसिस में जो एनर्जी लगती है, प्रोटीन के निर्माण में जो एनर्जी लगती है, वो भी इसी एटीपी से आता है। नर्वस सिस्टम इम्पल्स जो होते हैं हमारे, देखिए कितने फास्ट होते हैं, है ना? जैसे एक पैर में कांटा चुभा तुरंत पता चल जाता है बॉडी को।
तो यहाँ पे जो ये इम्पल्स है, जो इम्पल्स इतना फास्ट चलता है, उसमें भी एनर्जी का इस्तेमाल होता है, ठीक है। और बाकी के जो एक्टिविटीज़ होते हैं, बॉडी में कोई भी एक्टिविटीज़ होती है तो बिना एनर्जी के तो होगा नहीं, वो एनर्जी यही एटीपी पहुँचाता है, ठीक है। तो एटीपी एक करेंसी है, ठीक है, करेंसी के फॉर्म में ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे है कि ह्यूमन बीइंग में जो ब्रीथिंग होता है उसके बारे में बात करते हैं। ह्यूमन बीइंग में ब्रीथिंग का प्रोसेस पिछले क्लास में बताया गया था पूरा, कि किस किस रास्ते से होते हुए जो एयर है वो पास होता है और लंग्स तक पहुंचता है। आखिरी टारगेट लंग्स है। तो सबसे पहले नोस्ट्रिल की बात करें, नाक वाला हिस्सा, तो सबसे पहले एयर नोस्ट्रिल वाले हिस्से में जाता है। तो नोस्ट्रिल में एयर होता है, बाल होते हैं, जो धूल वगैरह होती है, जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, उनको वो रोक देते हैं। इसके अलावा जो एयर पैसेज है उसमें म्यूकस, यानी कि म्यूकस एक चिपचिपा सा मटेरियल होता है, उस चिपचिपे से मटेरियल में, यानी कि नाक की जो लाइनिंग है अंदर की तरफ, उसमें एक म्यूकस सेक्रेट होता है। म्यूकस एक चिपचिपा सा मटेरियल है जो डस्ट पार्टिकल, बैक्टीरिया या इस तरीके की कोई भी चीज़ होती है उसको उसमें चिपका लेता है, ठीक है। तो म्यूकस होता है, हेयर लाइनिंग होती है नोस्ट्रिल में। तो पहली बात तो नोस्ट्रिल में ही एयर जो है थोड़ा बहुत फिल्टर हो जाता है, साफ हो जाता है। तो नोस्ट्रिल का यूज क्या है अगर आपसे पूछा जाए तो इसका है फिल्ट्रेशन, यानी कि एयर को एक तरीके से फिल्टर करता है। इसके बाद एयर आगे की तरफ जाता है तो ये थ्रोट वाले हिस्से में पहुंचता है, ठीक है। तो थ्रोट वाला हिस्सा जो होता है ना, वो कुछ जैसे ये पाइप है, ठीक है। तो इस पाइप में कुछ इस तरीके से कार्टिलेज लगे होते हैं, ठीक है। क्या लगे होते हैं? कार्टिलेज। कार्टिलेज जो होते हैं वो थोड़ा सॉफ्ट बोन होते हैं, ठीक है। तो थ्रोट में रिंग ऑफ कार्टिलेज पाया जाता है। ये जो रिंग ऑफ कार्टिलेज है ये क्या काम करते हैं? ये इंश्योर करते हैं, ये मतलब कि फिक्स करते हैं कि जो एयर पैसेज है ये कोलैप्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। पता चला कि सांस लिया हमने और जो एयर पैसेज है वो तो फूला हुआ है, अब जब सांस छोड़ते हैं पता चला कि वो पिचक जाए, तो पिचक जाएगा तो इसी को कोलैप्स बोलते हैं। आपस में चिपक गया तो फिर सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। तो ये जो कार्टिलेज है, रिंग ऑफ कार्टिलेज जो है, जो इस तरीके का हिस्सा है, वो एयर पैसेज को कोलैप्स होने से बचाता है। इसका और कोई काम नहीं है, बस ये पाइप को एज इट इज मेंटेन रखता है, ठीक है। तो इसके बाद थ्रोट के आगे जब हम बढ़ते हैं तो उसके बाद आता है लंग्स। तो आपको पता है कि ये जो पैसेज हैं, ये पैसेज आगे चल करके इस तरीके से डिवाइड हो जाते हैं, जिसको हम लोग ब्रोंकी कहते हैं। क्या कहेंगे? ब्रोंकी। ब्रोंकी आगे चल करके बहुत सारे ब्रांच में डिवाइड हो जाता है, जिसको ब्रोंकियोल्स कहते हैं। तो ये बातें हम यहाँ पे लिखेंगे कि एयर पैसेज डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स। तो एयर पैसेज जो होता है वो स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है, जो अंत में कहाँ खुलता है? ये एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर में खुलता है, जिसको हम लोग एल्वियोली कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आया, इस तरीके से हुआ और ये इस तरीके से ब्रांच्ड हो जाता है, ठीक है। ये एयर पैसेज है थ्रोट वाला, और इसके बाद जो है इस तरीके से ये ब्रांच्ड होते होते लास्ट में एल्वियोली में जाकर के ये खुलता है, ठीक है। तो एल्वियोली है क्या अगर पूछा जाए आपसे, तो आप कहेंगे एल्वियोली एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर है। एल्वियोली क्या है? बैलून लाइक स्ट्रक्चर है। अब फिर ये एल्वियोली में क्या होता है? मेन प्रोसेस तो एल्वियोली में ही होता है, ठीक है। एल्वियोली जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसी एल्वियोली में होता है। तो एल्वियोली में होता क्या है? एल्वियोली में क्या है कि वो बैलून है, फूलता है, तो वो सरफेस प्रोवाइड करता है। एल्वियोली क्या करता है? प्रोवाइड सरफेस फॉर गैसियस एक्सचेंज। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड पूरी बॉडी से एल्वियोली तक पहुंचा है, ब्लड लेकर के आया है, और जो ऑक्सीजन हम लोगों ने इनटेक किया हुआ है, वो सब जो एक्सचेंज है ना, वो सब एल्वियोली में ही होता है। तो वॉल ऑफ एल्वियोली कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। तो एल्वियोली का जो, जैसे ये एल्वियोली है फूला हुआ, ठीक है। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे ब्लड वेसल्स इस तरीके से लगे होते हैं, ठीक है। अब ये ब्लड वेसल्स क्या काम करते हैं? ब्लड वेसल्स फाइन वेसल्स होते हैं, बहुत पतले पतले धागे की तरह ये पाइप होती हैं। तो ये इतने पतले होते हैं कि वहाँ पे सेल्स बहुत कम होती हैं, और वहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का डिफ्यूजन प्रोसेस से लेना देना हो जाता है। मतलब कि लंग्स में जो है कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच जाता है, और लंग्स से ब्लड कैपिलरीज में
ऑक्सीजन पहुंच जाता है। ठीक है, तो एयर एक्सपेंड्स एल्वियोली, एयर जब एल्वियोली में जाता है तो ये फैल जाता है, और जब ये फैलता है तो जो ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के आता है उसको एल्वियोली में रिलीज कर देता है, और जो ऑक्सीजन लंग्स में हम लोगों ने लिया है वो एल्वियोलर एयर जो होता है उसको ब्लड वेसल्स अपने अंदर सोख लेते हैं, खींच लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और फिर उसे ट्रांसपोर्ट कर देते हैं बाकी के सेल के पास। ठीक है, ऑफ द बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी में जो बाकी के सेल लगे हुए हैं उनको भी ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों ने सांस लिया, एल्वियोली तक पहुंचा। एल्वियोली जो है ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, और बैलून लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसमें ब्लड कैपिलरीज लगी होती हैं, ब्लड वेसल्स लगे होते हैं। वो ब्लड वेसल्स जो होते हैं वहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोली में चला जाता है, और वहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो ब्लड वेसल में चले जाते हैं। तो ब्लड वापस हार्ट में आता है, फिर पंप होता है, पंप होकर के पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचा देता है। तो वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ही पढ़ेंगे, जिसमें हार्ट के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। अब एक और चीज़ आती है, सवाल ये उठता है कि क्या जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारा जो लंग्स है, जो फेफड़े हैं, क्या वो पूरी तरीके से खाली हो जाते हैं? जैसे हमने सांस लिया तो भर गए, सांस छोड़ा तो क्या पूरी तरीके से खाली हो जाते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। इसका जवाब नहीं में इसलिए है क्योंकि रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर, एक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये नीट वगैरह में पूछा जाता है। तो रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर जो है लंग्स में क्या है कि पूरा का पूरा एयर हम लोग बाहर की तरफ नहीं निकालते हैं। जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो पूरा का पूरा एयर जो लंग्स में है उसे बाहर नहीं निकालते हैं। तो वहाँ पे रेजिडुअल यानी कि कुछ अमाउंट में वहाँ पे एयर रिमेन हो जाता है, रुका रह जाता है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड में से निकल के एल्वियोली में जाना और ऑक्सीजन का निकल करके ब्लड वेसल में जाना, इसमें टाइम लगता है। तो उस टाइम को, यानी कि वो टाइम मिले वहाँ पे, जिसकी वजह से ये रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर वहाँ पे बचा हुआ रहता है, और जिसकी वजह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह सब एक्सचेंज हो पाते हैं। इतना फास्ट थोड़ी होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस से होना है तो ये इतना फास्ट डिफ्यूजन थोड़ी होता है कि सांस लेते ही तुरंत ब्लड कैपिलरीज में ऑक्सीजन पहुंच गया, या फिर पूरी बॉडी का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सीधे वहाँ पहुंच गया। ऐसा नहीं होता है, वो धीरे धीरे प्रोसेस होती है वो, तो उसके लिए टाइम चाहिए। ठीक है, लंग्स ऑलवेज कंटेन this residual volume of air so that there is sufficient time, क्या मिल सके, sufficient time of oxygen to be absorbed and for the carbon dioxide to be released, यानी कि ऑक्सीजन के एब्जॉर्प्शन के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज होने के लिए सफिशियंट टाइम चाहिए। इसीलिए जो लंग्स होते हैं उसमें रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर बचा हुआ रहता है, वहाँ पे इकट्ठा रहता है। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एटीपी के बारे में हमने जाना, और ये ब्रीथिंग प्रोसेस इन ह्यूमन बीइंग के बारे में भी हम लोगों ने देखा। तो लंग्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं ये हम लोगों ने जाना। ठीक है, और इसके बाद हम लोग फिगर के फॉर्म में फिगर बना करके इन सब चीज़ों को थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, किसका क्या काम है, ये तो हमने बता दिया है। अब फिगर से हम ये समझ लेंगे कि वो चीज़ होती कहाँ पे है। ठीक है, कुछ बातें और हम लोग जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।